जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे हैं आप? ऐसी आशा है कि आप सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ रहिए और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और ध्यान रखना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक मेरा मूल सिद्धांत याद रखना कि पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी शिद्दत के साथ यदि आप मेहनत करना शुरू कर दें तो आपको अपने मंजिल को प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बस एक जुनून होना चाहिए कामयाबी का एक जुनून होना चाहिए और आप हमेशा कामयाब होते रहिए। हमने आपका टॉपिक को चेंज किया है, हेडलाइन को। कल भी हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था 10 क्वेश्चन से सिलेक्शन। यहां आपको स्क्रीन पे 10 क्वेश्चन दिखाई देंगे, लेकिन यही 10 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट करके देंगे। इन्हीं से आपको एग्जामों में क्वेश्चन आएंगे और मैं आपसे यूपीपी और आरपीएफ को टारगेट करके चल रहा हूं। लेकिन आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो। एमटीएस के आपके फॉर्म निकल गए, सीजीएल के आपके फॉर्म निकले हैं, तो आप बस पढ़ते रहिए, उनको रिवीजन करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और अपना एग्जाम को निकालते रहिए। तो आज इसका दूसरा यूनिट है। पहली यूनिट मैंने कल आपको कंप्लीट करके भेज दी है, बस आप उसको पढ़ते रहिए। और जिन स्टूडेंट ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहें और शेयर करते रहें और अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराते रहें। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर बता देता हूं। देखिए, कोई ना कोई डेट आपकी इंपॉर्टेंट होती है, परीक्षाओं की दृष्टि से कोई ना कोई डेट आपकी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर आज आपकी 4 जुलाई है, 4 जुलाई 2024। तो ये डेट आपकी 4 जुलाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को 4 जुलाई 1776 को अमेरिका देश ब्रिटेन देश के अधिकार से मुक्त हुआ था। ब्रिटेन देश के अधिकार से आजाद हुआ था या मुक्त हुआ था। इसलिए अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है। जिस प्रकार भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से, यानी कि ब्रिटेन के अधिकार से मुक्त हुआ था, आजाद हुआ था, इसी प्रकार अमेरिका भी 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन देश के अधिकार से आजाद हुआ था। तो इसलिए अमेरिका अपना 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। चलिए, यहां पर अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लगा हुआ है। यहां पर पहला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% आप इसको करिए। ये 100% क्वेश्चन आपको आता है और इसको आप याद करते रहना। अम्लों से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, एसिड से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। देखिए, मैं बेटा जो बच्चे, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मैं कोई पढ़ाने में नया नहीं हूं। मैं उन बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि मुझे इस कंपटीशन में ऑफलाइन पढ़ाते हुए 15 ईयर हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं। 15 सालों में मुझे इतना अनुभव, इतना तजुर्बा मिला है कि यदि आपको ये बोल दिया कि इसको आप 100% याद करिए तो उसको 100% याद करिए। जिस दिन आप परीक्षा देने जाओगे उस दिन आप बोलोगे कि सर ने जो बोला था बिल्कुल सच बोला था, क्योंकि मुझे तजुर्बा है। मैं और यूट्यूबर्स वालों को नहीं बोलता मैं बार बार कि भाई वो मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनसे कम नहीं है, उनसे कम नहीं है। बस आप पढ़ते रहिए। उनसे अच्छा ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप पढ़ते रहिए। फिर आप अपने एग्जाम में जाकर के मुझे बताना कि सर ने जो पढ़ाया वो आया नहीं। ठीक है, चलिए यहां इस क्वेश्चन को उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट कर लेना। क्वेश्चन है कि अचानक किसी गतिविधि के दौरान किसी अम्ल निर्माण के कारण हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है या दर्द उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन आपको आता ही आता है। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन लगा है, 4 ऑप्शन दे रखे, लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन आपको आता ही आता है। तो ध्यान रखना, लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है या एक दर्द उत्पन्न होता है। यानी कि ये मान के चलना, यदि हम अचानक से कोई फिजिकल वर्क कर लें, कोई ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कर लें या रनिंग कर लें, तो हमारी मांसपेशियों में, टांगों में, बॉडी में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है और उसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में दर्द होता है, पेन होता है, ऐंठन होती है। तो ये लैक्टिक अम्ल है। ध्यान रखना, यहां पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं,
अम्लों से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन आपको आता है अम्लों से संबंधित कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे मान के चलना लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल आपका दूध में, यानी कि खट्टे दूध में, दही में और पनीर में भी पाया जाता है। पनीर में भी पाया जाता है, दूध, दही, पनीर में भी आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पायरुविक अम्ल की बात करें, पायरुविक अम्ल तो जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, जीवित सेल्स, लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। पायरुविक अम्ल जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। कार्बोनिक अम्ल की बात करें तो पेय पदार्थों में पाया जाता है। पेय पदार्थ यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पेय पदार्थ यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में ये पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में पाया जाता है। उसी तरह से ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। इसी के साथ साथ आपका एसिटिक अम्ल देखते हैं। एसिटिक अम्ल इसमें देखते हैं तो एसिटिक अम्ल आपका सिरके में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। ऐसे ही टार्ट्रिक अम्ल देखते हैं, टार्ट्रिक अम्ल तो टार्ट्रिक अम्ल आपका अंगूर में, यानी कि खट्टे अंगूर में पाया जाता है। इमली में भी पाया जाता है, इमली में। उसी तरह से आपका मैलिक अम्ल आपका सेब में पाया जाता है, मैलिक अम्ल आपका सेब में पाया जाता है। ऐसे ही आपका ग्लूटामिक अम्ल आपका गेहूं में पाया जाता है, गेहूं। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार। और आपका सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल तो साइट्रिक अम्ल आपका खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, या नींबू के रसों में पाया। तो इस तरह से ये अम्लों से संबंधित क्वेश्चन आपको आता रहता है। तो एक क्वेश्चन आप यूपीपी के लिए बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, दूध में, दही में, पनीर में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पायरुविक अम्ल आपका जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। कार्बोनिक अम्ल आपका पेय पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल आपका सिरके में बहुत ज्यादा आता है, यूपी पुलिस के लिए बहुत ज्यादा आता है। टार्ट्रिक अम्ल आपका अंगूर व इमली में पाया जाता है। मैलिक अम्ल आपका सेब में, ग्लूटामिक अम्ल आपका गेहूं में और साइट्रिक अम्ल आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बिल्कुल यहां से रट के रखिए, आप बिल्कुल रट के रखिए। तो इस तरह से हमने यहां पर क्वेश्चन आपका किया। एक आध क्वेश्चन और आ जाता है, जैसे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल तो सल्फ्यूरिक अम्ल आपका संचायक बैटरियों में पाया जाता है। संचायक बैटरियां जो होती हैं, संचायक बैटरियों में पाया जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहां लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दे रखा है आपको कि यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, साइंस का, इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको बहुत ज्यादा आपको आता है, इंपॉर्टेंट कर लेना, साइंस का है। तो चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एम स्लाइडेन तथा टी स्वान ने, विर्शा ने, जेई परकिंजे ने या ल्यूवेनहॉक ने। तो ये सिद्धांत दिया था एम स्लाइडेन और टी स्वान ने। तो ये सिद्धांत दिया था 1839 में, ध्यान रखना, ये सिद्धांत 1839 में दिया था स्लाइडेन तथा डी स्वान ने, यानी कि कोशिका सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, कोशिका सिद्धांत भी बोलते हैं, कोशिका सिद्धांत। तो ये स्लाइडेन और स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत। ध्यान रखना, जेई परकिंजे की बात करें तो मस्तिष्क कोशिकाओं की खोज की थी, मस्तिष्क कोशिकाओं की खोज की थी जेई परकिंजे ने। एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक हमने 1676 ईस्वी में, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1776 में बैक्टीरिया की खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ जाता है। तो यहां पर हम चर्चा करते हैं, कोशिका की, यानी कि कोशिका, सेल
सेल क्या होती है, सेल या कोशिका क्या होता है? तो सेल जो होती है, कोशिका जो होती है, वो मानव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तो मानव शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है, क्योंकि हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से, यानी कि बहुत सी अधिक कोशिकाओं से बना होता है। तो कोशिका, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। कोशिका ही कार्यात्मक, शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। तो यही बताया था स्लाइडेन और स्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत देकर। चलिए, तो यहां पर ये क्वेश्चन हमने यहां इस तरह से किया। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे ऊपर की सतह को क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? में गहराई की गड़बड़ के कारण वो स्पंद आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी ज्योग्राफी का है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप 100% मार्क देकर रखिए। एक क्वेश्चन आपको ये आता है, मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा दूं। एक डायग्राम बना के, छोटा सा डायग्राम बना के मैं इसको समझा देता हूं आपको। ध्यान रखना, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाएगी। पृथ्वी में जो होती है वो 3 लेयर होती हैं। पृथ्वी में सब 3 लेयर होती है, यानी कि इसको बोलते हैं सबसे ऊपरी लेयर, सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत ये होती है मध्य परत, और ये होती है निचली परत। लेकिन ये अपनी अन्य नामों से जानी जाती है निचली परत। अब ध्यान रखना, सबसे ऊपरी परत को इसको बोलते हैं भूपर्पटी, भूपर्पटी बोलते हैं। सबसे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी बोलते हैं, या इसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट, या इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। एक नाम इसका आता है, इसी को सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा, अंग्रेजी नाम है इसका सीमा, SIMA। तो ये क्वेश्चन सबसे याद आता है कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्रस्ट भी, उसको भूपर्पटी भी बोलते हैं, उसको क्रस्ट भी बोलते हैं, और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं हम सीमा। यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है, जिसकी मोटाई 2 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक होती है, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इसी को भूपर्पटी, क्रस्ट और सीमा भी बोलते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की दूसरी परत की, इसको बोलते हैं, अंग्रेजी नाम मेंटल बोलते हैं, मेंटल, यानी कि इसको स्याल बोलते हैं। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? स्याल। इसका दूसरा नाम है स्याल, यानी कि मेंटल भी बोलते हैं और स्याल भी बोलते हैं। यानी कि इस परत में, इस भाग में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। अब बात करते हैं पृथ्वी की सबसे निचली परत को, इसको बोलते हैं कोर या क्रोड। इसको कोर भी बोलते हैं, कोर भी बोलते हैं, कोर या क्रोड भी बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको निफे बोलते हैं, NIFE। यानी कि इस परत में निकिल और आयरन की अधिकता होती है। इस परत में किसकी? निकिल और आयरन की आवश्यकता होती है। इसी में लोहा होने के कारण सबसे सॉलिड होती है, सबसे कठोर परत होती है पृथ्वी की। तो सबसे निचली परत जो होती है, जिसको क्रोड बोलते हैं या अंग्रेजी नाम निफे बोलते हैं, ये सबसे सॉलिड परत होती है। तो इस तरह से पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको आता है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड, अंग्रेजी नाम सीमा, स्याल और निफे। तो इस तरह से हमने यहां पर पृथ्वी की 3 परतों को यहां पढ़ा। तो एक क्वेश्चन जरूर आता है। और सबसे सॉलिड जो परत होती है वो निचली परत होती है, जिसको क्रोड बोलते हैं या कोर बोलते हैं या निफे बोलते हैं। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, पृथ्वी की 3 लेयर को। चलिए आगे की बात करते हैं हम क्वेश्चन को। आपकी स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन लग चुका है। चौथा क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए और आंसर बताइए इसका। श्रीलंका द्वीप को पहले कहा जाता था, इंपॉर्टेंट करिए, श्रीलंका द्वीप को पहले कहा जाता था, क्या कहा जाता था श्रीलंका द्वीप को पहले? मेडागास्कर, तस्मानिया, सीलोन, या इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका द्वीप को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, सीलोन के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखना। तो श्रीलंका 1972 में एक देश बना था, 1972 में स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था।
इसमें 1972 में एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था श्रीलंका, जिसको पहले शिलोन के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं यहां पर, बात करते हैं, देखिए ध्यान रखना, एक छोटा सा मैप आपको मैं अगर यहां पे बना के दिखाऊं, इस तरह से हम भारत को छोटा सा मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। और यहां पर श्रीलंका, तो ध्यान रखना, एक डायग्राम और बना देता हूं। तो ये सिलोन, ये 1972 की बात है जब श्रीलंका को पहले शिलोन के नाम से जाना जाता था। यहां पर मैं एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से यहां एक डायग्राम बना देता हूं मैं आपको। इस तरह से हमने यहां पर, ये श्रीलंका है, श्रीलंका जिसको पहले शिलोन के नाम से जानते थे। अब ध्यान रखना, इसी में यानी कि पाक चैनल के द्वारा, पाक चैनल के द्वारा भारत को श्रीलंका से अलग करता है, यानी कि पाक चैनल भारत को श्रीलंका से अलग करता है, यानी कि पाक जल संधि के माध्यम से श्रीलंका भारतीय भाग से जुड़ा हुआ है। पाक चैनल श्रीलंका व भारत के बीच है, पाक जल संधि भारत व श्रीलंका के बीच है। तो ये क्वेश्चन आपको आता है कि किस जल संधि के द्वारा भारत व श्रीलंका जुड़े हुए हैं, तो पाक जल संधि के द्वारा। कौन सा चैनल भारत श्रीलंका को भारत से अलग करता है? पाक चैनल अलग करता है। ये क्वेश्चन यहां पर आपका इस तरह से आता रहता है। यहीं पर हम बात करें मेडागास्कर, तो मेडागास्कर एक द्वीप है। मेडागास्कर क्या है? एक द्वीप है जो हिंद महासागर में पाया जाता है। किसमें? हिंद महासागर में पाया जाता है मेडागास्कर द्वीप, और ये विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है। कौन सा बड़ा द्वीप है? चौथा बड़ा द्वीप। ध्यान रखना, बात करें यहां पर तो मेडागास्कर विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है जो हिंद महासागर में पाया जाता है। कौन सा? चौथा बड़ा द्वीप है, चौथा बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, चौथा बड़ा द्वीप है जो हिंद महासागर में पाया जाता है। यहीं पर हम बात करें विश्व के बड़े द्वीपों की, तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड द्वीप है। उसके बाद बोर्नियो विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप है। उसके बाद न्यू गिनी विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप है। और उसके बाद मेडागास्कर विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है, मेडागास्कर। तो ये हैं विश्व के 4 बड़े द्वीप। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा, बोर्नियो दूसरा, न्यू गिनी तीसरा और मेडागास्कर चौथा। तो न्यू गिनी यानी कि ये दोनों द्वीप आपके, ये तीनों द्वीप आपके हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में। और ग्रीनलैंड द्वीप आपका अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और मैंने आपको बताया है कि द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप किसे कहते हैं? यानी कि पृथ्वी का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा रहता है, आइसलैंड कहलाता है, यह द्वीप कहलाता है। पृथ्वी का वह छोटे से छोटा भाग जो चारों ओर से जल से घिरा रहता है, द्वीप कहलाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आते हैं। यानी कि यहीं पर एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊं, माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप भी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन कैसा द्वीप है? ये नदी द्वीप है, नदी द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है नदी द्वीप, वो माजुली द्वीप है, जो असम राज्य में है। किसमें है? असम राज्य में। और यह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। तो ये क्वेश्चन भी आपको परीक्षाओं में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर अपने स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर 5वां क्वेश्चन लग चुका है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। एक बुक, देखिए पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बुक को कंप्लीट करिए। यदि पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बुकों को कंप्लीट करिए। तो यहाँ पर रिपब्लिक बुक का लेखक कौन है? तो यहाँ पर रिपब्लिक बुक का लेखक है प्लेटो। प्लेटो रिपब्लिक बुक का लेखक है। एक किताब जरूर आती है। अब देखिए प्लेटो कौन था? प्लेटो कौन था? यहां पर मैं आपको बताऊं कि आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, ठीक है। आपने अरस्तु का नाम सुना होगा, अरस्तु। आपने प्लेटो का नाम सुना होगा, प्लेटो, जो अभी मैंने लिख रहे हैं। आपने सुकरात का नाम सुना होगा, सुकरात। तो ये लोग सभी के सब ग्रीस के हैं। ग्रीस बोले तो यूनान देश से संबंधित है। ये सभी के सभी प्रसिद्ध दार्शनिक हैं जो यूनान देश से संबंधित हैं या ग्रीस से संबंधित है। सिकंदर महान का नाम सुना होगा, जिसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो सिकंदर के गुरु जो थे वो अरस्तु थे। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। अरस्तु का गुरु जो था वो प्लेटो था, और प्लेटो का गुरु जो था वो सुकरात था।
तो इस तरह से आप ध्यान रखना, सिकंदर महान जिसको हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था, प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था, और ये सभी के सभी यूनान देश के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बताया है, कभी कभी आपको आ जाता है। तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। और सुकरात के गुरु का नाम यहाँ पर आता है मेगस्थनीज, सॉरी मेगस्थनीज नहीं, सुकरात के गुरु का नाम था पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस सुकरात के गुरु का नाम था। तो ये सारे के सारे दार्शनिक यूनान देश से संबंधित हैं। तो यहीं पर हमने एक बात की है, तो प्लेटो की किताब थी रिपब्लिक, और यहीं पर जॉन रस्किन बॉन्ड की एक बात करें तो बिलू अम्ब्रेला इनकी चर्चित किताब रहती है। बिलू अम्ब्रेला किसकी चर्चित किताब है? जॉन रस्किन बॉन्ड की बिलू अम्ब्रेला चर्चित किताब है। और लियो टॉल्स्टॉय की भी एक प्रसिद्ध किताब है, वॉर एंड पीस। लियो टॉल्स्टॉय की एक चर्चित किताब है वॉर एंड पीस, यानी कि युद्ध और शांति। लियो टॉल्स्टॉय की किताब है विलू अम्ब्रेला, जॉन रस्किन बॉन्ड की किताब है, और प्लेटो की किताब है रिपब्लिक्स। तो ये एक बुक जरूर आती है आपको, तो बुकों को जरूर याद करते रहे, जितनी भी बुकें आपको प्रैक्टिस सेट में आते रहे। आपकी स्क्रीन पर छठा क्वेश्चन लगा है, जल्दी बताने की कोशिश करिए। छठा जल इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि भारी जल प्रकल्प तलचर और उर्वरक संयंत्र पारादीप यह किस राज्य के प्रसिद्ध उद्योग धंधे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारी जल प्रकल्प तलचर और उर्वरक संयंत्र पारादीप यह इस राज्य के प्रसिद्ध उद्योग हैं। उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो ये उड़ीसा राज्य के प्रसिद्ध उद्योग हैं। किसके? उड़ीसा राज्य के। ध्यान रखना, पारादीप से पता चल जाता है कि पारादीप बंदरगाह है वो उड़ीसा राज्य में है। अब यहां पर हम बात करते हैं, यहीं पर हम बात करते हैं आपके भारी जल। यहां पर एक क्वेश्चन आया, भारी जल जिसको हम हैवी वाटर बोलते हैं। क्या? हैवी वाटर, इसको गुरु जल भी बोल देते हैं। गुरु जल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसका जो सूत्र होता है वो D2O होता है, D2O। और इसका अणुभार जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट अणुभार जो होता है वो 20 होता है, ध्यान रखना। जैसे साधारण जल का, पानी का H2O का जो अणुभार होता है वो 18 होता है, और भारी जल का जो सूत्र होता है D2 होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 20 होता है। बात करें भारी जल, यानी कि जो साधारण जल से थोड़ा सा भारी होता है, इसकी जो खोज की थी वो वैज्ञानिक वैज्ञानिक H.C. यूरे ने की थी। वैज्ञानिक H.C. यूरे ने भारी जल की खोज की थी, या भारी जल का आविष्कार किया था। और ये कि ध्यान रखना, भारी जल का जो उपयोग किया जाता है वो नाभिकीय रिएक्टरों में किया था। किसमें? नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। भारी जल का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में, यानी कि न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए, मंद करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब परमाणु रिएक्टरों में जो ईंधन होता है यूरेनियम, जब उसमें विखंडन होता है तो न्यूट्रॉनों की गति बढ़ जाती है। तो न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए हैवी वाटर, भारी जल का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन आपको आता रहता है, सूत्र लिखवा दिया, अणुभार और खोज। ध्यान रखना, भारी जल भारत में बहुत अधिक मात्रा में बनाया जाता है। भारी जल भारत में बहुत अधिक मात्रा में बनाया जाता है, और भारी जल का भारत से एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आते हैं। तो पारादीप एक बंदरगाह भी है, ध्यान रखना, पारादीप एक बंदरगाह भी है, और ये उड़ीसा राज्य में है। किसमें? उड़ीसा राज्य में, ठीक है। और तलचर भी आपका उड़ीसा राज्य में है। तो इस तरह से यहां पर हमने यहां क्वेश्चन किया है। आगे हमारी स्क्रीन पर 7वां क्वेश्चन लगा है। 7वां क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट करिए, आपकी परीक्षाओं में आता है, डूरंड कप। तो डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल। तो ध्यान रखना, इसका संबंध फुटबॉल खेल से है। तो भारत में एक डूरंड प्रतियोगिता होती है, डूरंड प्रतियोगिता होती है, और इसका प्रारंभ 1888 से किया गया है। भारत में एक खेल प्रतियोगिता होती है डूरंड, जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित है। ये 1888 से शुरू की गई थी। ध्यान रखना,
डूरंड के नाम पर, मार्टिमर डूरंड के नाम पर इस कप का नाम रखा गया है। मार्टिमर डूरंड के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और यहां पर मैं बता दूं, ये भारत के सचिव रहे ब्रिटिश काल में। एक डूरंड रेखा आप पढ़ते हो, डूरंड रेखा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, यानी कि ध्यान रखना पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच की भी एक अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है, सीमा रेखा, जो डूरंड रेखा कहलाती है। ध्यान रखना, भारत व अफगानिस्तान के बीच की भी सीमा रेखा डूरंड रेखा कहलाती है, जिसका नाम मार्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है। तो डूरंड कप भी यहां पर खेला जाता है, खेल से संबंधित है तो फुटबॉल खेल प्रतियोगिता है डूरंड कप। तो एक क्वेश्चन यहां पर भी आपको आता रहता है, बस पढ़ते रहिए आप, मन लगाकर, दिल लगाकर पढ़ते रहिए। आपकी स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन लगा है, बहुत ही अच्छा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100 नंबर देंगे इस क्वेश्चन को, 100 नंबर देख के रखेंगे। उसी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जिस क्वेश्चन को मैं 100 नंबर दे दूं तो समझ लेना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? गोदावरी ब्रिज, पम्बन ब्रिज, हावड़ा ब्रिज, बोगीबील ब्रिज। तो ये बोगीबील ब्रिज के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रखना, इस बोगीबील ब्रिज की बात करें तो ये आपका असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला है, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, ये जो पुल है बोगीबील, इस पुल की जो लंबाई है वो 4.95 किलोमीटर है, 4.95 किलोमीटर है, यानी कि ये रेल सड़क पुल है। कैसा है? रेल सड़क पुल। तो रेल सड़क पुल है और इस हिसाब से यह भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल हो जाता है, इसकी लंबाई है। ध्यान रखना, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये असम राज्य को और अरुणाचल प्रदेश राज्य को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश राज्य को जोड़ता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य को जोड़ता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पुल के बनने से। ध्यान रखना, हमारी जो आर्मी है अब उसको ज्यादा समय चीन देश तक पहुंचने में नहीं लगेगा। इस पुल के बनने से भारतीय सेना की एक पावर बढ़ चुकी है, भारतीय सेना को एक पावर मिली है इस पुल के बनने से, बोगीबील ब्रिज के बनने से। ये ब्रिज 4.95 किलोमीटर लंबा है, रेल सड़क पुल है, भारत का सबसे बड़ा रेल सड़क पुल बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ये असम राज्य और अरुणाचल प्रदेश राज्य को जोड़ता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आता है बहुत ज्यादा। बात करते हैं हम यहीं पर आपके गोदावरी ब्रिज। तो गोदावरी ब्रिज गोदावरी नदी पर बना है, गोदावरी नदी पर बना है, महाराष्ट्र में बना है। किस पर बना है? महाराष्ट्र में बना है। पम्बन ब्रिज तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और ये ध्यान रखना, ये पम्बन ब्रिज तमिलनाडु राज्य में निर्मित किया गया है और यह है समुद्री जल से लगा हुआ है, समुद्री जल से लगा हुआ है पम्बन ब्रिज, ध्यान रखना। हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर बना है, हुगली नदी पर बना है हावड़ा ब्रिज, ध्यान रखना। ये कलकत्ता में है, कलकत्ता में, ध्यान रखना, कलकत्ता में है, हुगली नदी पर बना हुआ है हावड़ा ब्रिज, ध्यान रखना। और बोगीबील ब्रिज मैंने आपको लिखवा दिया, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। तो इस तरह से यहां से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। आपकी स्क्रीन पर लग चुका है नमा क्वेश्चन, बहुत ही गजब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीके में आपको सबसे ज्यादा आता है, जीके में आता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष और लोकसभा के पहले अध्यक्ष। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, ध्यान रखना। इन पर चर्चा करते हैं। तो अगर बात करें भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी, व्योम यानी कि WC बनर्जी बोलते हैं, WC बनर्जी।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी या व्योम चंद्र बनर्जी। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, मैंने अभी पीछे कराया था, GB मावलंकर, GB मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी कि व्योम चंद्र बनर्जी, और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? GB मावलंकर। तो इस तरह से यहां पर हमने बात की है। बात करते हैं भारत में मुस्लिम राष्ट्रपति की, भारत में बात करते हैं मुस्लिम राष्ट्रपति की, मुस्लिम राष्ट्रपति। तो भारत में कुल मिलाकर अभी तक 3 मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं। भारत में कितने मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं? 3। तो पहले थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरे थे फखरुद्दीन अहमद अली, देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो अभी तक भारत में 3 मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं। और ध्यान रखना, यहीं पर बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे देश के पहले राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो देश का पहला ऐसा राष्ट्रपति कौन था जो राष्ट्रपति रहते समय यानी कि पद पर रहते समय मृत्यु हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे। तो क्वेश्चन ये आपको आता रहता है। और भारत में अभी तक देखें तो भारत में कुल मिलाकर अभी तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं? भारत में कुल मिलाकर अभी तक 14 राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि द्रौपदी मुर्मू भारत में 14वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और द्रौपदी मुर्मू भारत में द्रौपदी मुर्मू भारत में दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और द्रौपदी मुर्मू भारत में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। तो अभी तक कितनी महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं भारत में? 2। कितनी महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन चुकी हैं? 1। तो ये क्वेश्चन आपको आता है। और कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं अभी तक भारत में? 14। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने यहां पर कंप्लीट किया। अब हमारी स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आपके लग चुका है। तो यहां देखना है, सारे जहां से अच्छा एक प्रसिद्ध गीत रचना किसने की है? सारे जहां से अच्छा इस प्रसिद्ध गाने की रचना किसने की है? जयदेव, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये रचना की है, ये गीत लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपको आता है। तो लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा, मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा एक गीत लिखा, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत जो लिखा है मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। अब बात थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं, जब भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री व्यक्ति राकेश शर्मा लीडर जब अंतरिक्ष में गए थे 1984 में, रूस देश के तहत, यानी कि रूस देश के अभियान के तहत जब राकेश शर्मा लीडर 1984 में अंतरिक्ष में गए थे, तो उस समय देश की प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने पूछा था वायरलेस के माध्यम से, राकेश शर्मा लीडर से वायरलेस के माध्यम से पूछा था कि हमारा हिंदुस्तान अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, हमारा हिंदुस्तान अंतरिक्ष से कैसा दिखता है। तो ध्यान रखना, अंतरिक्ष से हिंदुस्तान नहीं दिखता, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। तो हमारा हिंदुस्तान उन्होंने बताया था कि सारे जहां से अच्छा दिखाई देता है। ये गीत लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। तो इस तरह से यहां पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बात करते हैं जयदेव। तो जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था, गीत गोविंद रचना है जयदेव की, गीत गोविंद, और ये कृष्ण के पुजारी थे। इकबाल महमूद ने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम नामक गीत लिखा। वंदे मातरम संस्कृत भाषा में गीत लिखा था, वंदे मातरम, जो कि हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन नामक गीत लिखा, जन गण मन नामक गीत लिखा, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है, और ये नेशनल सॉन्ग है। तो ध्यान रखना, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। जनगण मन, जो कि बांग्ला भाषा में लिखा गया है, मूल रूप से बांग्ला भाषा में।
और वंदे मातरम संस्कृत भाषा में लिखा। वंदे मातरम नामक गीत 7 पंक्तियों में लिखा हुआ है। जनगण मनगण नामक गीत कुल मिलाकर 13 लाइनों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है इस अपने 10 क्वेश्चन को। तो 10 क्वेश्चन हमारे इस तरह से हुए। मैंने आपको बताया कि 10 क्वेश्चन से सिलेक्शन, तो आप ध्यान रखना कि मैंने आपको इन 10 क्वेश्चनों से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बना दिए। जरूरत है केवल आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने की, जरूरत है आपको सही से उसको याद करने की। क्वेश्चन आपको भरपूर मिलेंगे एग्जाम में जब भी आप कभी देने जाओगे, तो बस आपको याद करना है। तो मैं एक बार फिर पुनः कहूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मैं आपको फिर मिलूंगा कल एक नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।